स्टडी टेक में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत मैं एक बहुत ही ऊर्जावान कोट से करना चाहूंगी। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, खासकर उन सभी डेडिकेटेड उम्मीदवारों के लिए जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं ना, उनके लिए। तो कोट कुछ ऐसा है कि वर्दी का सपना पसीने की स्याही से सच होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारे कंधों के 2 सितारे खुद शोर मचा दें। वाह, क्या बात है। मतलब ये वाकई एक ऐसा विचार है जो सीधे ड्यूटी और अनुशासन की याद दिलाता है ना? बिल्कुल, क्योंकि कंधों पर लगे सितारे सिर्फ एक रुतबा नहीं होते, वो समाज में न्याय और सुरक्षा बनाए रखने की एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी का प्रतीक होते हैं। और एक जांच अधिकारी के रूप में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कानून की समझ कितनी स्पष्ट है। एकदम सही कहा आपने। और उसी कानूनी समझ को थोड़ा और पैना करने के लिए आज की हमारी इस चर्चा का विषय है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये परीक्षा के नजरिए से। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास कुछ बहुत ही खास स्टडी मटेरियल है। स्टडी टेक ने विशेष रूप से यूपीएसआई परीक्षा के लिए कुछ नोट्स और बेहतरीन विजुअल स्लाइड्स तैयार किए हैं। विजुअल मेमोरी वाली ट्रिक्स? जी, जिन्हें हम आम भाषा में ट्रिक्स कहते हैं ना, वही। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन धाराओं को बोरिंग तरीके से पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन विजुअल ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स का इस तरह से विश्लेषण करना है कि परीक्षा के प्रेशर में भी मतलब हर एक तारीख, धारा और परिभाषा दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। मजेदार तरीके से कानूनी दांवपेच समझना ही आज का लक्ष्य है। देखो, ये अप्रोच ना तैयारी करने वालों के लिए बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि कानून पढ़ना अक्सर काफी ड्राई या जटिल लग सकता है। हाँ, नींद आने लगती है कई बार। सही कहा, खासकर जब बात अलग अलग अधिनियमों के लागू होने की तारीख हो या धाराओं के नंबर याद रखने की हो। लेकिन जब हम इन्हीं बोरिंग फैक्ट्स को किसी विजुअल इमेज या ट्रिक के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें बहुत आसानी से स्टोर कर लेता है। तो चलिए इसी बात को साबित करने के लिए स्टडी टेक की पहली स्लाइड का विश्लेषण करते हैं, जो तारीखों की भूल भुलैया को सुलझाती है। वो 5, 9, 10 का खेल वाली ट्रिक। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि संसद में कानून कब पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की मोहर कब लगी और वो ग्राउंड पर कब लागू हुआ। इन 3 तारीखों में भारी कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा। तो इसे सुलझाने के लिए स्लाइड में 5, 9, 10 का खेल नाम की एक मजेदार ट्रिक है, जो 2005 और 2006 के पूरे सफर को डिकोड करती है। आप इसे कैसे समझाएंगे? देखो, ये 5, 9, 10 का जो फॉर्मूला है ना, ये जटिल चरणों को याद रखने का बहुत ही लॉजिकल तरीका है। इसे ऐसे समझते हैं, जो 5 है उसका सीधा संबंध साल 2005 और 5वें अध्याय से भी जुड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से अगस्त 2005 वो समय था जब इस अधिनियम को संसद ने पास किया था। अच्छा, तो 5 हो गया 2005 के लिए। हाँ, और इसके बाद आता है नंबर 9। अब 9 का मतलब है साल का 9वां महीना, यानी सितंबर 2005। बिल्कुल। 13 सितंबर 2005 को इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। तो 5 और 9 क्लियर हो गया। अब ये 10 क्या है? 10 यानी साल का 10वां महीना, अक्टूबर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 26 अक्टूबर 2006 को पूरे देश में लागू हुआ था, 2005 में नहीं। हाँ, और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी उलझन होती है। मैं भी सोचती हूँ कि सितंबर 2005 में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू होने में अक्टूबर 2006 तक का मतलब 1 साल से ज्यादा का समय क्यों लग गया? ये बहुत ही लाजनी सा सवाल है। पर देखो, ये सिर्फ तारीखों का गैप नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। एकदम सही। इस अधिनियम को असल में धरातल पर उतारने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक नया सिस्टम बनाना था। अच्छा, तो ये मंत्रालय भी याद रखना जरूरी है परीक्षा के लिए। बहुत जरूरी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इस 1 साल के गैप में हुआ गया कि हर राज्य में संरक्षण अधिकारियों, जिन्हें हम प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं, उनकी नियुक्ति करनी थी। सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करना था और इस पूरे कानून के तहत काम करने वाले सिस्टम के नियम तय करने थे। तो जब हम इस बैकग्राउंड को समझ लेते हैं ना, तो 2005 से 2006 का वो गैप रटने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो एक लॉजिकल प्रोसेस बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्लैरिटी परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। अच्छा, इसी स्लाइड में कानून के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए एक और कमाल की विजुअल ट्रिक दी गई है, पांडवों के 37 बाण। अरे हाँ, वो तस्वीर बहुत दिलचस्प है ना?
उसमें 5 पांडवों की तस्वीर है और उनके हाथों में धनुष बाण है। अब देखने में ये महाभारत का एक नॉर्मल चित्र लग सकता है, लेकिन इसका जो कानूनी मतलब निकाला गया है वो कभी भूलने वाला नहीं है। यही तो विजुअल मेमोरी की ताकत है। मैं बताता हूँ, ये पांडवों के 37 बाण दरअसल इस अधिनियम के पूरे ढांचे का एक रूपक है, मेटाफर है। यहाँ जो महाभारत के 5 पांडव हैं, उन्हें अधिनियम के 5 अध्यायों यानी चैप्टर्स का प्रतीक माना गया है। 5 पांडव मतलब 5 अध्याय। बिल्कुल। और उनके जो 37 बाण हैं, उसका सीधा सा मतलब है इस अधिनियम में शामिल कुल 37 धाराएं यानी सेक्शंस। क्या बात है। मतलब जब परीक्षा में अचानक ये सवाल आएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं, तो कोई बोरिंग किताब नहीं याद आएगी, बल्कि 5 तीरंदाज और उनके 37 तीर दिमाग में छप जाएंगे। 100%। यही इस ट्रिक का मकसद है। चलिए, स्ट्रक्चर और तारीखें तो सेट हो गईं। अब इसके सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अधिनियम का दायरा। स्कोप ऑफ द एक्ट। हाँ, क्योंकि अक्सर समाज में एक आम धारणा होती है कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ पति द्वारा पत्नी पर किया गया अत्याचार है, जो कि बहुत ही अधूरी जानकारी है। बिल्कुल। और स्टडी टेक की स्लाइड में इसे बहुत ही कैची पंचलाइन के साथ तोड़ा गया है, घर में हक पक्का, दहेज पर धक्का। बहुत ही बढ़िया नारा है ना? और इसमें अलग अलग महिलाओं की तस्वीरें हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस कानून के दायरे में पत्नी के अलावा और कौन कौन आता है। देखो, ये अधिनियम भारतीय समाज की जो असलियत है ना, उसको पूरी तरह से स्वीकार करता है। हमारे यहाँ परिवार का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होता। हाँ, जॉइंट फैमिली का कल्चर है। बिल्कुल। इसलिए इस कानून का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। इसमें पत्नी तो है ही, लेकिन साथ ही लिव इन पार्टनर, बहनें, विधवाएं, माताएं और संयुक्त परिवार की अन्य महिलाएं भी शामिल हैं। मतलब कोई भी महिला जो उस घर में रह रही है। हाँ, अगर वो घरेलू नातेदारी में है तो उसे संरक्षण मिलेगा। अब जो नारा आपने बताया, घर में हक पक्का, ये कानूनी भाषा में साझा घर का अधिकार कहलाता है, राइट टू रेजिडेंस। साझा घर का अधिकार। राइट। और ये एक ऐतिहासिक प्रावधान है। सच में, क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर घर पति या ससुर के नाम पर है और कोई विवाद हुआ तो महिला को बहुत आसानी से घर से बेदखल कर दिया जाता था। बिल्कुल, संपत्ति के मालिकाना हक का ध्वंस दिखाया जाता था। हाँ। लेकिन अब ये कानूनी हक कहता है कि अगर कोई महिला एक घरेलू नातेदारी में किसी घर में रहती आई है, तो उस घर पर उसका मालिकाना हक हो या ना हो, उसे वहां से निकाला नहीं जा सकता। विश्लेषण है आपका। ये अधिकार महिला को एक बहुत बड़ी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। बिना कानूनी प्रक्रिया के उसे उस साझा घर से बेदखल करना सीधा अपराध माना जाएगा। और नारे का जो दूसरा हिस्सा है, दहेज पर धक्का, वो भी स्लाइड में पैसों के थैलों के क्रॉस मार्क के साथ दिखाया गया है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अवैध दहेज की मांग को सिर्फ दहेज प्रतिषेध अधिनियम तक सीमित नहीं रखा गया है। अगर दहेज के लिए कोई भी उत्पीड़न होता है तो वो सीधे तौर पर घरेलू हिंसा की परिभाषा में आ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल बात है। अच्छा, अब जब अधिकारों की बात इतनी साफ है, तो अधिकारों के उल्लंघन पर जो एक्शन होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पेनल्टीज डिस्कस करना जरूरी है। खासकर उन सुनने वालों के लिए जो भविष्य में दरोगा बनने वाले हैं। उनके लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि खाकी वर्दी ऐसे मामलों में कैसे काम करती है। सही कहा। बनी है। तो अगर कोई संरक्षण आदेश यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करता है, तो एक पुलिस अधिकारी को क्या करना होता है? एक पुलिस वाले के नजरिए से ये इस एक्ट का सबसे एक्टिव हिस्सा है। जब भी कोर्ट कोई संरक्षण आदेश जारी करता है और कोई उसे तोड़ता है, तो वो अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो जाता है। संज्ञेय और गैर जमानती मतलब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। हाँ, अब अगर इन तकनीकी शब्दों को थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे समझें, तो संज्ञेय का मतलब है कि एक सब इंस्पेक्टर को इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी और अरेस्ट वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर मिल जाती है। और गैर जमानती होने का मतलब ये हुआ कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने से बेल नहीं मिलेगी। सही पकड़ा, उसे हर हाल में मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करना पड़ेगा। तो इसे याद रखने के लिए ना नोट्स में एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक दी है, CNB और 120 की सजा। CNB मतलब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। हाँ, C से कॉग्निजेबल और NB से नॉन बेलेबल। और 120 का मतलब है सजा, 1 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है ये। लेकिन इसमें एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। वो क्या है?
वो ये कि इस कानून की सख्ती सिर्फ आम जनता पर नहीं है, बल्कि सिस्टम के अधिकारियों पर भी लागू होती है। स्लाइड में जो वो एक पुलिस वाले की परेशान सी तस्वीर है ना, वो इसी को दिखाती है। अच्छा, अधिकारियों पर भी जुर्माना लग सकता है? बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि कानूनों में अफसरों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन इस अधिनियम में साफ लिखा है कि अगर कोई संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर लापरवाही करता है, तो उसे भी बिल्कुल समान दंड भुगतना होगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब उन्हें भी 1 साल की जेल या 20,000 का जुर्माना हो सकता है? सिर्फ पारिवारिक विवाद बोलकर टाल ना सकें। ये तो भविष्य के दरोगाओं के लिए एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट होगा। कानून सबके लिए बराबर है, ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की बात करते हैं। धारा 1 और 2 तो किसी भी अधिनियम की नींव होती हैं। हाँ, बेसिक्स वहीं से शुरू होते हैं। धारा 1 जो कानून के विस्तार की बात करती है, उसमें 2019 के बाद से एक बड़ा बदलाव आया है ना? हाँ, ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट है। 2019 से पहले ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 हटने से पहले? बिल्कुल। लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पास होने के बाद से अब धारा 1 के तहत ये कानून संपूर्ण भारत में, पूरे देश में समान रूप से लागू है। ये तो एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद आती है धारा 2 जो इस कानून की डिक्शनरी है, परिभाषाओं का हिस्सा। हाँ, और यहाँ स्टडी टेक ने अंग्रेजी के अल्फाबेट्स को ट्रिक बना दिया है, जैसे 2A के लिए A और 2F के लिए F। हाँ, ये अल्फाबेट ट्रिक्स बहुत काम की हैं। जैसे 2A में A का मतलब है अग्रीव्ड पर्सन, यानी व्यथित व्यक्ति या पीड़ित। स्लाइड में एक रोती हुई महिला की फोटो भी है इसके साथ। बिल्कुल। इसका मतलब है कोई भी महिला जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में है और जिसके साथ हिंसा हुई है। और फिर जो 2F है, उसमें F का मतलब है फैमिली, यानी घरेलू नातेदारी। मतलब एक ही घर में रहने का संबंध। हाँ, ऐसे दो लोगों का संबंध जो एक ही साझी गृहस्थी में यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ रहते हैं या कभी पास्ट में साथ रह चुके हैं। अब ये नातेदारी कितने प्रकार की होती है? इसके लिए स्लाइड में एक बहुत ही धांसू ट्रिक दी गई है, BAM, BAM। अरे हाँ, ये बैम ट्रिक तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देती है। बिल्कुल, तो इस BAM को थोड़ा डिकोड करते हैं। ठीक है, देखो, बी का मतलब है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, जैसे माता पिता, बच्चे या भाई बहन। सही। फिर एम का मतलब है मैरिटल रिलेशन यानी वैवाहिक संबंध, पति पत्नी। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला अक्षर है वो है ए से अडॉप्टिव, हाँ, अडॉप्टिव या दत्तक संबंध। मतलब गोद लिए हुए बच्चे। बिल्कुल, क्योंकि कानून बनाने वाले ये बात अच्छे से जानते थे कि दत्तक संतानों या गोद लिए गए सदस्यों के साथ भी घरेलू हिंसा हो सकती है। ये बहुत ही सेंसिटिव और बारीक पॉइंट है ना? इसलिए ए को जोड़कर उन्हें भी सगे रिश्तेदारों के बराबर ही कानूनी सुरक्षा दी गई है। कमाल का विजन है। अच्छा, इसी डिक्शनरी में आगे बढ़ें तो ए से क्यू तक की डिक्शनरी की एक पूरी लिस्ट है। वो फनी वाली ट्रिक। हाँ, जैसे 2B में बी से बालक यानी चाइल्ड जो 18 साल से कम उम्र का है। फिर 2E में ई से इवेंट, इवेंट मतलब घरेलू घटना रिपोर्ट, DIR। ये DIR वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो, 2E के तहत दर्ज होने वाली ये घरेलू घटना रिपोर्ट या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पूरी लीगल प्रोसेस की नींव होती है। मतलब जैसे क्रिमिनल केस में FIR होती है। बिल्कुल सटीक। जिस तरह संज्ञेय अपराधों में FIR होती है, उसी तरह घरेलू हिंसा के मामलों में DIR सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। ये पीड़ित की शिकायत पर प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा तैयार की जाती है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। अच्छा, तो ये शुरुआत है प्रोसेस की। इसके बाद है 2K, जहां K को कैश से जोड़ा गया है। कैश यानी धनीय अनुतोष, फाइनेंशियल रिलीफ, पैसों की भरपाई। हाँ, क्योंकि देखो, हिंसा सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं होती, वो आर्थिक भी होती है। मतलब महिला को खर्चे के लिए पैसे ना देना। हाँ, किसी महिला को उसके बेसिक खर्चों से वंचित करना भी हिंसा है। तो ये कैश वाला प्रावधान सुनिश्चित करता है कि उसके नुकसान की भरपाई हो। ये तो बहुत जरूरी है। और आखिर में इस डिक्शनरी का सबसे अहम शब्द आता है 2Q, जहां Q का मतलब है क्वारलसम। क्वारलसम यानी झगड़ा करने वाला व्यक्ति। लीगल भाषा में कहें तो प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट, जिस पर हिंसा का आरोप लगा है। और मैं कहूंगी कि इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही 2Q है। वो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक परिभाषा के आधार पर
पूरे कानून की दिशा ही बदल दी। यहाँ हमें 2016 के एक ऐतिहासिक केस की बात करनी होगी, हीरालाल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। हरसोरा केस, ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही एकदम हॉट टॉपिक है। बिल्कुल, ये केस लॉ एक मील का पत्थर है। हुआ क्या था कि 2005 में जब ये कानून बना था ना, तो 2Q में साफ साफ वयस्क पुरुष यानी अडल्ट मेल शब्द लिखा हुआ था। अच्छा, तो घरेलू हिंसा का केस सिर्फ घर के आदमियों पर हो सकता था? हाँ, सिर्फ पति, देवर या ससुर पर। तो फिर बदलाव क्या हुआ? हरसोरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस वयस्क पुरुष शब्द का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। अदालत ने देखा कि हमारे समाज में, खासकर जॉइंट फैमिलीज में, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में कई बार घर की दूसरी महिलाएं भी शामिल होती हैं, जैसे सास या ननद। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अगर कानून सिर्फ पुरुषों को ही आरोपी मानेगा, तो उन पीड़ित महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा जिन्हें घर की दूसरी महिलाएं प्रताड़ित कर रही हैं? सही बात है, ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल था। इसीलिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा से पुरुष शब्द को ही हटा दिया। अब प्रत्यर्थी कोई भी वयस्क हो सकता है, चाहे वो आदमी हो या औरत। बाप रे, मतलब अब आरोप सिर्फ पुरुष पर ही नहीं बल्कि घर की महिलाओं पर भी लग सकता है। ये वाकई एक वैचारिक क्रांति है। बिल्कुल, इसने कानून को जमीनी हकीकत से जोड़ दिया और ये दिखाता है कि कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। सच में, और इसी ढलते हुए कानून को समझना ही तो एक स्मार्ट ऑफिसर की पहचान है। कठिन परिश्रम और सही रणनीति ही वो चाबी है जो यूपी पुलिस की उस शानदार वर्दी का सपना सच करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर होता यह है कि जब कोई उम्मीदवार बेरा एक्ट या कानूनी किताबें खोलता है तो कानूनी भाषा की जटिलता उसे डरा देती है। बिल्कुल। लेकिन स्टडी टेक की इन स्लाइड्स में जिस तरह से विजुअल मेमोरी और ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। हाँ। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून की किताब क्या कहती है, बल्कि एक भावी पुलिस अधिकारी के नजरिए से ये समझेंगे कि जमीन पर इन कानूनों का असल में क्या मतलब होता है। एग्जैक्टली, हमारा उद्देश्य इन भारी भरकम धाराओं को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे समझना है कि परीक्षा के दबाव में भी वे उंगलियों पर याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बिना किसी देरी के सीधे विषय के अंदर उतरते हैं। पहली स्लाइड पर नजर डालें तो ये कानूनी ज्ञान और अपराध की प्रकृति से शुरू होती है। इसमें चित्रों के माध्यम से संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध के बीच का अंतर बताया गया है। जी। संज्ञेय अपराध के पास एक हथकड़ी का चित्र बना है। अब हथकड़ी का सीधा सा मतलब है गिरफ्तारी, लेकिन एक एसआई के लिए इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? देखिए, एक सब इंस्पेक्टर के लिए ये सबसे बुनियादी और सबसे अहम फैसला होता है। हथकड़ी का चित्र ये स्पष्ट करता है कि संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे हत्या या लूट। हाँ, हत्या, लूट या गंभीर मारपीट। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को किसी मजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वो तुरंत एफआईआर दर्ज कर सकता है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। त्वरित कार्रवाई। बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पुलिस वारंट का इंतजार करेगी तो हो सकता है कि अपराधी भाग जाए या सबूत मिटा दे। समाज की सुरक्षा के लिए इस तरह के गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस के हाथ एक तरह से बंधे होते हैं जब तक कि कोर्ट का आदेश ना आ जाए, क्योंकि असंज्ञेय अपराध के पास एक अदालत का चित्र बना हुआ है। इस स्थिति को हाथ बंधे होना नहीं कहना चाहिए। अच्छा। बल्कि इसे प्रक्रिया का पालन करना कहना ज्यादा सही होगा। अदालत का चित्र यह दर्शाता है कि यह अपराध तुलनात्मक रूप से कम गंभीर है, जैसे मामूली कहासुनी या हल्की धोखाधड़ी। समझ गई। यहाँ पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करती है। जी। बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के न तो जांच शुरू की जा सकती है और न ही गिरफ्तारी हो सकती है। एक भावी दरोगा को घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले यही तय करना होता है कि मामला हथकड़ी वाला है या अदालत वाला। यह विजुअल ट्रिक उस फैसले को बहुत आसान बनाती है। ये बहुत ही स्पष्ट और मजेदार तरीका है इसे याद रखने का। अब इसी स्लाइड में हम उस अधिनियम पे आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और जमीन पर भी पुलिस को बहुत डील करना पड़ता है। घरेलू हिंसा अधिनियम। बिल्कुल। धारा 3 परिभाषित करती है कि घरेलू हिंसा क्या है, और सच कहूं तो इसे याद रखने के लिए जो PEVS यानी
पेव्स की ट्रिक दी गई है वो कमाल की है। बहुत ही शानदार ट्रिक है वो। चलिए सुनने वालों के लिए इस पेव्स के हर अक्षर को थोड़ा खंगालते हैं। सबसे पहले आता है पी। पी यानी फिजिकल या शारीरिक हिंसा। कानूनी भाषा में इसका दायरा बहुत बड़ा है। स्लाइड में इसके लिए एक चोट पर लगने वाली बैंडेड का चित्र दिया गया है। हाँ, लेकिन सिर्फ बैंडेड देखकर तो लगता है जैसे कोई मामूली खरोच हो। क्या शारीरिक हिंसा सिर्फ बाहरी चोटों तक सीमित है? मैं बस स्पष्ट करना चाहती हूँ। नहीं, यहीं पर कानून की गहराई को समझना जरूरी है। शारीरिक हिंसा का मतलब सिर्फ वो चोट नहीं है जो बाहर से दिखाई दे। कोई भी ऐसा बल प्रयोग जो महिला के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालता हो, वो पी के दायरे में आता है। इसमें आपराधिक बल प्रयोग और हमला भी शामिल है। जाहिर है कि पूरी परिस्थिति का आकलन करना होता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है ई। ई यानी इकोनॉमिक या आर्थिक हिंसा। स्लाइड में एक पैसे की थैली का चित्र है जिस पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस का निशान लगा है। वैसे मजाक से हटकर कहूं तो ये लाल क्रॉस सच में बहुत सी महिलाओं की असल जिंदगी की बहुत दर्दनाक सच्चाई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे इस तरह से देखना चाहिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी महिलाओं की आर्थिक निर्भरता एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। आर्थिक हिंसा को अक्सर हमारे समाज में हिंसा माना ही नहीं जाता। पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ना देना, स्त्री धन पर कब्जा कर लेना या उसे नौकरी करने से रोकना, ये सब कानून की नज़रों में गंभीर घरेलू हिंसा है। मतलब ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक पुलिस अधिकारी के पास जब कोई महिला आती है और कहती है कि उसे घर से निकाला तो नहीं गया है, लेकिन उसे बच्चों की फीस या राशन के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो अधिकारी को पता होना चाहिए कि ये धारा 3 के तहत आर्थिक हिंसा का स्पष्ट मामला है। ये जानना सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस के पास जाने का मतलब लोग सिर्फ खून खराबाई समझते हैं। खैर, अब पेव्स के तीसरे अक्षर पर आते हैं, वी। वी से वर्बल या इमोशनल। हाँ, मौखिक या भावनात्मक हिंसा। इसके लिए स्लाइड में एक बहुत ही गुस्से वाला पीला चेहरा बना हुआ है जो लगातार ताने मार रहा है। ये शायद घरेलू हिंसा का सबसे आम और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला रूप है। जी। कानून ये मानता है कि मानसिक और भावनात्मक चोट कभी-कभी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी होती है। बार बार अपमानित करना, चरित्र पर लांछन लगाना या ये ताना मारना कि महिला कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाई है, भारतीय कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। जब एक ऐसा पीड़ित का बयान दर्ज करता है तो उसे इन मौखिक तानों को भी साक्ष्य के रूप में देखना होता है। और अंत में है एस यानी सेक्सुअल या लैंगिक हिंसा। इसके लिए एक टूटा हुआ दिल और एक जोड़े का चित्र दिया गया है। इस बिंदु का महत्व इस बात में है कि ये वैवाहिक या घरेलू संबंधों के भीतर भी महिला की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा करता है। बिल्कुल। किसी भी प्रकार का यौन दुर्व्यवहार जो महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, वो घरेलू हिंसा है। पेव्स की ये पूरी ट्रिक फिजिकल, इकोनॉमिक, वर्बल और सेक्सुअल एक उम्मीदवार को सिर्फ परीक्षा पास करने में ही नहीं मदद करती, बल्कि एक बेहतर अधिकारी भी बनाती है। बिल्कुल, यह उसे थाने में एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में काम करने के लिए भी तैयार करती है। पेव्स ने तो धारा 3 को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर दिया है, लेकिन अगर किसी के साथ ये पेव्स वाली हिंसा हो रही है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? यही अगला कदम है। हाँ, अगली स्लाइड इसी प्रक्रिया को अंकों के एक मजेदार खेल के जरिए समझाती है। धारा 4 की ट्रिक देखिए, 4 = फॉरवर्ड, मतलब जानकारी को बस आगे फॉरवर्ड करना है। और सबसे दिलचस्प बात ये लिखी है कि सूचना देने वाले पर कोई केस नहीं होगा। इसके पीछे की व्यावहारिक समस्या को समझिए। हमारे समाज में लोग अक्सर दूसरों के पारिवारिक मामलों में पड़ने से बचते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि कौन पुलिस के पचड़े में पड़े। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पुलिस को फोन किया तो बाद में पुलिस उन्हीं से पूछताछ करेगी, उन्हें गवाह बनने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे या कोई झूठा मुकदमा उनके सिर आ जाएगा। सही बात है। धारा 4 का ये जो गुड फेथ क्लॉज है वो उसी डर को खत्म करता है। अगर कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार सिर्फ ये जानकारी फॉरवर्ड कर देता है कि पास वाले घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो कानून उसे पूरी सुरक्षा देता है। ये एक तरह से आम नागरिकों को पुलिस का मुखबिर नहीं बल्कि मददगार बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। अब अगर सूचना फॉरवर्ड हो गई तो आगे क्या? यहीं पर एंट्री होती है धारा 5 की। ट्रिक है 5 = पुलिस, यानी 5 में पुलिस के कर्तव्यों की बात है। जब पुलिस के पास सूचना पहुंचती है तो उनका पहला काम सिर्फ मामला दर्ज करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? धारा 5 कहती है कि पुलिस अधिकारी या जो भी सेवा प्रदाता वहां है उसका प्राथमिक कर्तव्य पीड़ित को उसके अधिकारों के बारे में बताना है। अच्छा, मतलब जानकारी देना। हाँ,
उसे बताना होगा कि वो सुरक्षा आदेश मांग सकती है, मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती है और संरक्षण अधिकारी से मिल सकती है। एक एसआई के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि उसे घटनास्थल पर पहुंचकर केवल एक मूक दर्शक या सिर्फ एफआईआर लिखने वाली मशीन नहीं बनना है, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है। एकदम सही। और इसी मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसका जिक्र धारा 8 में है। ट्रिक बहुत ही सीधी है, 8 = a point, यानी 8 में राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी को अपॉइंट करेगी जी। लेकिन एक जमीनी सवाल ये उठता है कि क्या यूपी जैसे बड़े राज्यों में हर पीड़ित महिला के लिए पुलिस हमेशा पर्याप्त होती है? यहाँ एक और पेज है। पुलिस का काम अपराध को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सिर्फ कानूनी मदद नहीं चाहिए, उसे भावनात्मक सहारा भी चाहिए होता है। बिल्कुल, उसे भावनात्मक और व्यवस्थागत मदद भी चाहिए होती है। इसीलिए धारा 8 के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं ताकि पीड़ित बेझिझक अपनी बात कह सके। ये अधिकारी कोर्ट और पीड़ित के बीच एक पुल का काम करती हैं। और अगर रात के 2 बजे किसी महिला को घर से निकाल दिया जाए तब वो कहाँ जाएगी? यहीं पर मेरी पसंदीदा देसी ट्रिक काम आती है, धारा 6, 6 = छत। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना? 6 से 6 और 6 से छत, यानी आश्रय गृह। ये ट्रिक तो शायद नींद में भी कोई नहीं भूलेगा। परीक्षा के भारी दबाव में ऐसे ही ध्वनि आधारित या फोनेटिक ट्रिक्स सबसे पहले याद आते हैं। व्यावहारिक स्तर पर देखें तो जब कोई एसआई रात की गश्त पर होता है और उसे कोई ऐसी पीड़ित महिला मिलती है जिसे घर से निकाल दिया गया है जी, तो उसका पहला काम उसे सुरक्षित छत मुहैया कराना है। धारा 6 स्पष्ट करती है कि अधिकारी आश्रय गृह के प्रभारी से पीड़ित को पनाह देने का अनुरोध करेगा। ये उस तात्कालिक संकट को टालने का सबसे अहम कदम है जब महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही होती है। छत तो मिल गई, लेकिन अब कानूनी कागजी कार्रवाई कौन करेगा? धारा 9 की ट्रिक है, 9 = नौकरशाही या ड्यूटी, मतलब 9 में संरक्षण अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाएगा। हाँ, स्लाइड में इसके 4 मुख्य काम बताए गए हैं। मजिस्ट्रेट की सहायता, घरेलू घटना की रिपोर्ट यानी DIR बनाना, मेडिकल कराना और सुरक्षित आश्रय दिलाना। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो ये DIR या घरेलू घटना की रिपोर्ट इस पूरा कानून की रीढ़ है। कैसे? पुलिस की FIR अपनी जगह है, लेकिन मजिस्ट्रेट सबसे पहले संरक्षण अधिकारी की इस रिपोर्ट को देखता है। इसमें घटना का पूरा ब्यौरा होता है। साथ ही अगर मारपीट हुई है तो मेडिकल परीक्षण कराना इसलिए जरूरी है ताकि कोर्ट में सबूत पक्के हों। कोर्ट के लिए दस्तावेज पक्के होने चाहिए। बिल्कुल। अधिकारी की यह नौकरशाही या ड्यूटी सुनिश्चित करती है कि केस फाइल मजबूत हो और कोर्ट में कोई लूपहोल न बचे। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में संरक्षण अधिकारी भी तो अकेला पढ़ सकता है, इसीलिए शायद धारा 10 बनाई गई है। ट्रिक बहुत फनी है, 10 = टेंट, यानी 10 में गैर सरकारी संगठन या NGO महिलाओं की मदद के लिए अपना टेंट लगाएगा। सुनने में ये भले ही मजाकिया लगे, लेकिन NGO का ये टेंट अक्सर व्यवस्था की उन कमियों को भरता है जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। धारा 10 के तहत सेवा प्रदाता पंजीकृत संस्थाएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित महिला पुलिस स्टेशन जाने से डरती है, लेकिन किसी NGO के पास जाकर अपनी बात आसानी से कह देती है। हाँ, वहाँ का माहौल थोड़ा कम डरावना होता है। सही कहा। ये संस्थाएं कानूनी मदद, काउंसलिंग और मेडिकल सहायता देने में अहम भूमिका निभाती हैं। पुलिस और इन संस्थाओं का तालमेल ही जमीन पर असली बदलाव लाता है। अब तक तो हमने सिर्फ थाने, पुलिस और NGO की बात की। अब अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं। अगली स्लाइड में दिनों का खेल शुरू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और यहाँ जो ट्रिक दी गई है वो बचपन की याद दिला देती है। धारा 12 के लिए ट्रिक है 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12 यानी सेक्शन 12। 12 को 3 से जोड़ें तो पहली सुनवाई 3 दिन में होगी, और 12 पंजे 60 यानी 60 दिन के भीतर केस का निपटारा। न्यायिक प्रक्रिया में समय सीमा का यह प्रावधान बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि तारीख पे तारीख मिलती है। हाँ, फिल्मों में भी यही दिखाते हैं। लेकिन धारा 12 इस पारंपरिक देरी को तोड़ती है। मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलने के महज 3 दिन के भीतर पहली सुनवाई करनी होती है। क्या 2 महीने में ऐसे जटिल मामलों को सुलझाना व्यावहारिक रूप से संभव है? इसे इस तरह से समझिए कि घरेलू हिंसा के मामले जमीन के विवाद या किसी कारोबारी धोखे जैसे नहीं होते। यहाँ पीड़ित अक्सर उसी घर में रह रही होती है जहाँ उसके साथ हिंसा हो रही है, या फिर वो घर से बेघर होकर किसी आश्रय गृह में होती है। सही बात है, उसकी तो जान पर बनी होती है। बिल्कुल। हर एक दिन जो बिना फैसले के गुजरता है वो उस महिला के लिए जानलेवा हो सकता है।
60 दिन की यह समय सीमा उस प्रशासनिक और न्यायिक तेजी को सुनिश्चित करती है जो इस कानून की आत्मा है। यह मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों पर एक कानूनी दबाव बनाती है कि इस फाइल को दबाकर नहीं रखा जा सकता। और इस तेजी को बनाए रखने के लिए ये भी तो जरूरी है कि जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसे तुरंत पता चले। बिल्कुल। यहीं पर धारा 13 की सबसे जबरदस्त राइमिंग ट्रिक आती है। 13 का नोटिस 13 नोटिस 2 दिन में मिलेगा। ये काफी कैची है। हाँ, ये तो किसी बॉलीवुड फिल्म के एंग्री यंग मैन के डायलॉग जैसा लगता है। डायलॉग भले ही फिल्मी हो, लेकिन जमीन पर संरक्षण अधिकारी के लिए ये किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। कैसे? मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर दिया, अब अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो 48 घंटे के भीतर उस नोटिस को आरोपी तक पहुंचाए। यूपी जैसे विशाल राज्य में जहां कई बार पते ढूंढना मुश्किल होता है और आरोपी भागने की कोशिश करता है, ये 2 दिन का समय बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। हाँ, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन त्वरित न्याय के लिए इस सर्विस ऑफ नोटिस का तुरंत होना सबसे अहम है, तभी तो वो 60 दिन वाली समय सीमा का पालन हो पाएगा। मान लीजिए नोटिस मिल गया, आरोपी कोर्ट में आ गया। अब कोर्ट का कमरा तो लोगों से भरा होता है। ऐसे में एक पीड़ित महिला अपने साथ हुए शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार को सबके सामने कैसे बताएगी? यहाँ समाज का डर भी तो हावी हो जाता है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। इसी डर को दूर करने के लिए अगली स्लाइड में धारा 16 की बात की गई है। इसके चित्र में एक दरवाजा है जिस पर बड़ा सा ताला लटका है और सीक्रेट लिखा है। ट्रिक है सीक्रेट 16 या स्वीट 16, मतलब 16 में कार्यवाही सीक्रेट होगी। हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई यह है कि घरेलू हिंसा को आज भी घर की 4 दीवारी का मामला माना जाता है। जब कोई महिला इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो अक्सर उसे ही लांछन सहने पड़ते हैं। बिल्कुल, लोग उसी को दोष देने लगते हैं। न्याय व्यवस्था आमतौर पर पारदर्शी होती है, खुली अदालत में सुनवाई होती है, लेकिन धारा 16 के तहत बंद कमरे की कार्रवाई या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का प्रावधान एक बहुत बड़ा अपवाद है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अदालत में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता? बिल्कुल। अगर दोनों पक्षकार चाहें या मजिस्ट्रेट को मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ये जरूरी लगे तो अदालत का दरवाजा बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। कमरे में सिर्फ जज, वकील और पक्षकार होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। हाँ, ये प्रावधान विशेष रूप से पीड़ित की निजता बनाए रखने और उसे सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए किया गया है। जब कमरे में पीछे बैठी भीड़ नहीं होती, तब एक पीड़ित बिना किसी डर या दबाव के अपनी बात रख पाती है। निजता तो मिल गई, लेकिन असली सुरक्षा का क्या? और सुरक्षा की बात हो और धारा 18 की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस स्लाइड के अंत में जो चित्र है वो एक बड़ी सी सुरक्षा ढाल का है। ट्रिक भी कमाल की है। 18 की उम्र में प्रोटेक्शन। ये सुरक्षा आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर इस पूरे अधिनियम का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये ढाल ये दर्शाती है कि अदालत ने अब पीड़ित के चारों तरफ एक कानूनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे लांघने पर सीधा जेल का रास्ता खुलता है। इस स्लाइड में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मजिस्ट्रेट किन चीजों पर रोक लगा सकता है। घरेलू हिंसा करने से रोकना तो समझ आता है, लेकिन इसमें कार्यस्थल या स्कूल में प्रवेश करने से रोकने की बात भी है। और तो और पीड़ित से संपर्क करने, चाहे वो फोन हो या एसएमएस, उस पर भी रोक है। जी, काफी अप टू डेट है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। अपराधी अक्सर शारीरिक रूप से दूर होने के बाद भी मानसिक प्रताड़ना जारी रखते हैं। लगातार धमकी भरा मैसेज करना, बार बार फोन करके डराना या महिला जहां काम करती है वहां जाकर तमाशा करना, ये सब पीड़ित का मनोबल तोड़ने के तरीके हैं। हाँ, मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। स्कूल या कार्यस्थल पर जाने से रोकने का आदेश ये सुनिश्चित करता है कि पीड़ित अपनी आजीविका कमा सके और उसका सामान्य जीवन बाधित ना हो। और फोन या एसएमएस पर रोक उस अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव को खत्म करती है। ये ढाल सचमुच एक संपूर्ण सुरक्षा कवच है जो अपराधी के हर रास्ते को बंद कर देता है। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा के तारों को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे स्टडी टेक की इन शानदार स्लाइड्स ने यूपीएसआई परीक्षा के एक बहुत ही भारी भरकम विषय को आसान बना दिया है। बिल्कुल आसान बना दिया है। हमने धारा 3 में पेव से हिंसा के प्रकार समझे, धारा 4 में सूचना को फॉरवर्ड करना सीखा, धारा 6 में छत ढूंढी, 12 के पहाड़े से 60 दिन की समय सीमा याद की, 13 नोटिस 2 दिन में के डायलॉग से कानूनी फुर्ती को देखा और अंत में 16 के सीक्रेट रूम से होते हुए 18 की सुरक्षा ढाल तक पहुंचे। इन ट्रिक्स को याद करने के साथ साथ अगर एक उम्मीदवार इस कानून की भावना को भी समझ ले तो वो न केवल परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाएगा, बल्कि कल जब वो वर्दी पहनकर थाने का चार्ज लेगा तो वो एक ऐसा अधिकारी बनेगा जिस पर जनता सचमुच भरोसा कर सकेगी। बहुत सही कहा आपने। ये धाराएं सिर्फ कागजी नियम नहीं है,
ये उस कमजोर तबके के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली है जिनके पास पुलिस और कोर्ट के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता। ये बहुत ही गहरी बात है। कानूनी साक्षरता और संवेदनशीलता का यह मिश्रण ही एक बेहतरीन पुलिस प्रशासन की नींव रखता है। बिल्कुल। और विशेष रूप से उन सभी समर्पित उम्मीदवारों के लिए जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई परीक्षा की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था। हाँ। जो हर उस छात्र के जहन में गूंजना चाहिए जो खाकी पहनने का सपना देखता है। वो कौन सा विचार है? वर्दी का जुनून रातों की नींद उड़ा देता है, पर याद रखिए यही जुनून एक दिन इतिहास रचता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार और सटीक बात कही है ना? तो इसी जुनून को एक सही दिशा देने के लिए आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई कुछ बेहद धांसू और ज्ञानवर्धक स्लाइड्स का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, मैंने वो स्लाइड्स देखी हैं और मतलब कानूनी धाराओं को जिस तरह से उन्होंने चित्रों, डूडल्स और ट्रिक्स के जरिए समझाया है वो काबिले तारीफ है। एग्जैक्टली। अक्सर कानूनी भाषा इतनी नीरस होती है कि उसे याद रखना, रट्टा मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बेयर एक्ट्स की जटिलता तो वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब कोई छात्र किसी कानून को पढ़ता है तो उसके शब्द इतने भारी भरकम होते हैं कि मूल भावना कहीं छिप सी जाती है। सही कहा। लेकिन जब उन्हीं कानूनी धाराओं को मतलब विजुअल्स और आसान ट्रिक्स के माध्यम से पेश किया जाता है ना, तो सीखने की पूरी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक रूप से बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। मानव मस्तिष्क शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को कई गुना तेजी से और लंबे समय तक याद रखता है। हाँ, और इन स्टडी टेक के नोट्स में जिस तरह से हास्य और कला का उपयोग किया गया है, वो किसी भी जटिल कानूनी प्रक्रिया को डिकोड करने का मैं कहूँगी एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। तो बिना देर किए सीधे उन धाराओं पर आते हैं जो मजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण आदेशों से जुड़ी हैं। चित्र बनाए गए हैं, जैसे एक छोटा सा घर, पैसों की थैली, एक बच्चा और एक बैंडेड लगा हुआ टूटा दिल। ये सब देखने में बहुत रोचक है। लेकिन इन पर बात करने से पहले एक बुनियादी कानूनी शब्द है जो बार बार सामने आता है, व्यथित व्यक्ति या अग्रीव पर्सन। हाँ, तो कानूनी पन्नों से बाहर निकालकर अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो इसका असल मतलब क्या होता है? ये बहुत अहम सवाल है। किसी भी कानून को समझने से पहले उसके मुख्य किरदारों को समझना जरूरी है। व्यथित व्यक्ति का सीधा सा अर्थ है वह इंसान जिसके साथ कोई अन्याय, घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार हुआ है। मतलब जो न्याय की गुहार लगा रहा है। बिल्कुल। यह वह व्यक्ति है जिसे कानून संरक्षण देना चाहता है। और इसके ठीक विपरीत होता है प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट, जिस पर आरोप लगे हैं। राइट। हाँ, जिसने वो उत्पीड़न किया है। पूरी कानूनी प्रक्रिया इन्हीं दोनों के बीच संतुलन और सुरक्षा स्थापित करने के इर्द गिर्द घूमती है। इस स्पष्टता के बाद तो अब धारा 19 को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा। धारा 19 को निवास आदेश कहा गया है। नोट्स में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा घर बना है और एक व्यक्ति को घर से दूर करते हुए एक तीर का निशान दिखाया गया है। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है 19 में निवास। देखने में ये बस एक साधारण सा डूडल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके प्रभाव की गहराई को एक व्यवहारिक परिदृश्य से ही समझा जा सकता है। जब किसी घर में हिंसा होती है तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही कि पीड़ित और आरोपी एक ही छत के नीचे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे में पीड़ित को लगातार अपनी जान का खतरा बना रहता है। धारा 19 के तहत मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति होती है कि वो आरोपी को उस व्यथित व्यक्ति के निवास स्थान से दूर रहने का आदेश दे सके। तो यह सिर्फ एक कागजी हुक्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भौतिक दूरी बनाने का एक प्रिवेंटिव मेजर है। जब तक वो भौतिक दूरी नहीं बनेगी तब तक कोई भी कानूनी सुरक्षा जमीनी स्तर पर काम नहीं कर सकती। इसलिए 19 में निवास वाली ये ट्रिक वास्तव में सुरक्षा की पहली सीढ़ी को दर्शाती है। तो बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ दूरी बना लेना ही काफी नहीं होता ना। जब कोई व्यक्ति ऐसे माहौल से निकलता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो है पैसों का। और यहीं पर कानून का दूसरा कदम आता है। हाँ, जो हमें धारा 20 की ओर ले जाता है, धनीय अनुतोष या मॉनेटरी रिलीफ। इसके लिए जो चित्र बनाया गया है उसमें बड़े बड़े डॉलर साइन वाले पैसों के थैले दिखाए गए हैं। और ट्रिक दी गई है 20 में नोट। हाँ, अब इसे याद रखने के लिए कोई छात्र इसे 20 रुपए के नोट से भी जोड़ सकता है। बड़ा आसान है। काफी आसान है। इस धारा के तहत आय की हानि, चिकित्सा व्यय
और भरण पोषण के लिए एकमुश्त या मासिक भुगतान का आदेश दिया जाता है। क्योंकि आर्थिक निर्भरता अक्सर उत्पीड़न का सबसे बड़ा हथियार होती है ना? बहुत बड़ा हथियार। कई मामलों में देखा जाता है कि व्यथित व्यक्ति इसलिए आवाज नहीं उठा पाता क्योंकि वो पूरी तरह से उसी व्यक्ति पर निर्भर होता है जो उसका उत्पीड़न कर रहा है। हाँ, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, ये सब सोचकर। अदालत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। धारा 20 इसी मजबूरी को तोड़ने का काम करती है। अगर उत्पीड़न के कारण नौकरी छूट गई है या मेडिकल खर्चे की जरूरत है, तो अदालत आरोपी को निर्देश देती है कि वो इन खर्चों का वहन करे, ताकि न्याय की लड़ाई में पैसे की कमी बाधा न बने। बिल्कुल। और जब बात परिवार और जीवन यापन की हो रही हो तो बच्चों का जिक्र आना एक स्वाभाविक सी बात है। हाँ, और ये बहुत संवेदनशील विषय है। धारा 21 इसी को संबोधित करती है, जो अभिरक्षा आदेश या कस्टडी ऑर्डर के बारे में है। नोट्स में 2 हाथ दिखाए गए हैं जो बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से एक बच्चे को पकड़े हुए हैं। और इसकी ट्रिक क्या दी है स्टडी टेक ने? 21 में बच्चा। इस धारा के तहत मैजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को बच्चे की अस्थायी कस्टडी दे सकता है। यहाँ अस्थायी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अस्थायी क्यों? क्योंकि जब कोई घरेलू विवाद अदालत में पहुंचता है तो अक्सर बच्चों का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने या ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। ओहो, हाँ, ये तो बहुत आम है। ऐसे में बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत गहरा आघात पहुंच सकता है। तो धारा 21 अदालत को ये शक्ति देती है कि वो तुरंत प्रभाव से बच्चे की कस्टडी उस व्यक्ति को दे जो उसकी सही देखभाल कर सके, जो कि अधिकतर मामलों में व्यथित व्यक्ति ही होता है। हाँ, तो ये कोई अंतिम फैसला नहीं होता, बल्कि उस आपातकालीन स्थिति को संभालने का एक त्वरित कदम होता है। ये तो बात हुई शारीरिक सुरक्षा और बच्चों की, लेकिन इन स्लाइड्स में एक चित्र ऐसा है जो सीधे दिल पर असर करता है। आप धारा 22 की बात कर रही हैं? हाँ, जो प्रतिकर या मुआवजे के बारे में है। इसका चित्र बहुत ही रचनात्मक है। एक टूटा हुआ दिल बना है जिस पर पट्टी यानी बैंडेड बंधी हुई है। और ट्रिक है 22 में चोट का हर जाना। एग्जैक्टली। यह मुख्य रूप से मानसिक यातना और भावनात्मक संकट के लिए मुआवजे का आदेश है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछे। पुलिस महकमे में जहां सब कुछ सबूतों पर चलता है, वहां एक भावी सब इंस्पेक्टर इस मानसिक यातना, ये टूटे हुए दिल को एक वास्तविक रिपोर्ट में कैसे दर्ज करता है? मतलब ये तो कोई हड्डी टूटने जैसा नहीं है जिसका एक्सरे निकाला जा सके। ये कानूनी प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। एक समय था जब कानून केवल उसी चोट को मानता था जो शरीर पर दिखाई दे, खून बहे या हड्डी टूटे। हाँ, तभी केस बनता था। लेकिन अब धारा 22 ये स्वीकार करती है कि भावनात्मक संकट और डिप्रेशन भी उतनी ही गंभीर चोटें हैं। जमीनी हकीकत में जब एक जांच अधिकारी ऐसे मामलों की रिपोर्ट बनाता है तो वो केवल पीड़ित के बयानों पर निर्भर नहीं रहता। तो और क्या सबूत होते हैं? वे मनोचिकित्सकों की मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ित के व्यवहार में आए बदलावों के गवाहों के बयान और उस उत्पीड़न के पैटर्न को साक्ष्य के रूप में दर्ज करते हैं। अच्छा, तो पूरा एक पैटर्न देखा जाता है। बिल्कुल। अदालतें इन सभी रिपोर्टों का आकलन करके ही यह तय करती हैं कि मानसिक यातना का स्तर क्या था और उसके एवज में कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो वो बैंडेड वाला चित्र इसी अमूर्त लेकिन गंभीर चोट को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है वो। वाकई कानून के इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। अब नियमों से आगे बढ़कर अदालत की वास्तविक शक्तियों की बात करते हैं। हाँ, न्यायालय, अधिकारिता और अपील, धारा 23, 27 व 29। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे आदेश आते कहाँ से हैं। सबसे पहले धारा 23 की बात करते हैं। इसके विजुअल में एक जज का हथौड़ा, एक घड़ी और एक तराजू बना हुआ है। घड़ी और तराजू। ये मजिस्ट्रेट को अंतरिम आदेश और एक पक्षीय आदेश मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर पारित करने की शक्ति देता है। ये कानून की सबसे बड़ी और असाधारण शक्तियों में से एक है। वो कैसे? देखिए, सामान्य कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि अदालत दोनों पक्षों को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुनाएगी। हाँ, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक ऐसी स्थिति है जहां रात के समय किसी की जान को गंभीर खतरा है, इमरजेंसी है। अगर अदालत नियम के अनुसार दूसरे पक्ष को नोटिस भेजे और उसके आने का इंतजार करे तो शायद तब तक बहुत देर हो जाए, किसी की जान ही चली जाए। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ही एक पक्षीय यानी एक्स पार्टे आदेश है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट खतरे को देखते हुए केवल एक पक्ष की बात सुनकर तुरंत सुरक्षा का आदेश दे सकता है। तो वो जो घड़ी का चित्र है वो यही दर्शाता है कि यहाँ समय की कीमत सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। घड़ी मतलब
नो टाइम टू वेस्ट। समय के इस महत्व को समझने के बाद ये जानना भी आवश्यक है कि गुहार लगाए किस अदालत में जाए। अधिकारिता, जूरिसडिक्शन। हाँ, धारा 27। इसके चित्र में एक शानदार कोर्ट की इमारत और एक जज का डूडल है। नियम के अनुसार मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगी। और ट्रिक है 27 का कोर्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों? कोई भी अदालत क्यों नहीं? क्योंकि अधिकारिता ये सुनिश्चित करती है कि मामले की सुनवाई उसी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए जिसके पास उस विषय की संवेदनशीलता को समझने का अनुभव हो। घरेलू हिंसा के मामले बहुत ही जटिल होते हैं। हाँ, इनमें भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह के पहलू शामिल होते हैं। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का न्यायालय ये सुनिश्चित करता है कि इन मामलों को पूरी गंभीरता से सुना जाए। और अगर किसी पक्ष को लगता है कि मैजिस्ट्रेट का फैसला सही नहीं है तो उसके लिए अपील का रास्ता खुला है, जिसका जिक्र धारा 29 में है। नोट्स के विजुअल में 30 दिन वाला एक कैलेंडर और अपील का एक दस्तावेज दिखाया गया है। नियम यह है कि मैजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में की जानी चाहिए। ट्रिक याद है ना? हाँ, 29 की अपील, 30 दिन में सेशन पास। ये 30 दिन का जो समय है वो किसी टाइम बॉम्ब की टिक टिक करती घड़ी जैसा लगता है। टाइम बम की ये एनालॉजी काफी सटीक है। न्याय प्रणाली में समय सीमा का होना बहुत आवश्यक है, वरना तो केस चलता ही रहेगा। एग्जैक्टली। अगर अपील करने के लिए अनंत समय दे दिया जाए तो कोई भी मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। पीड़ित व्यक्ति हमेशा एक अनिश्चितता के साए में जिएगा कि न जाने कब दूसरा पक्ष अपील कर दे। हाँ, तो 30 दिन की यह सख्त सीमा यह तय करती है कि आपको तुरंत कानूनी कदम उठाना होगा। ये पूरी प्रक्रिया में एक अनुशासन बनाए रखता है। अनुशासन से बात आगे बढ़ती है सजा की ओर। अगर नियम बनाए गए हैं तो उन्हें तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा भी होनी चाहिए। अब कानून के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये अपना सबसे कड़ा रूप दिखाता है। अपराध की प्रकृति और दंड, धारा 31 और 32। धारा 31 उन लोगों से निपटती है जो अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हैं। इसमें क्या चित्र बना है? चित्र में हथकड़ी है, 1 साल का कैलेंडर है और 20,000 रुपए वाली पैसों की थैली बनी है। नियम कहता है कि आदेश का उल्लंघन होने पर 1 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसकी ट्रिक भी एकदम राइमिंग है। 21 में सजा, 1 साल या 20,000। हाँ, तो ये सजा इतनी जरूरी क्यों है? यहाँ कानून ये स्पष्ट संदेश देता है कि अदालत के आदेश केवल सलाह नहीं है, वो बाध्यकारी है। अगर धारा 19 के तहत मजिस्ट्रेट ने किसी को घर से दूर रहने का आदेश दिया है और वह व्यक्ति फिर भी घर में घुसता है, तो ये न्याय व्यवस्था को सीधी चुनौती है। मतलब सिर्फ एक नियम नहीं टूटा है, कोर्ट का अपमान हुआ है। बिल्कुल। बिना धारा 31 के सजा वाले प्रावधान के मजिस्ट्रेट के बाकी सभी आदेश प्रभावहीन हो जाएंगे। सजा का डर ही उन्हें जमीन पर लागू करवाता है। और इस डर को जमीन पर लागू कौन करता है? पुलिस। हाँ, पुलिस को जो शक्तियां मिलती हैं वो आती हैं धारा 32 से, जो अपराधों की प्रकृति तय करती है। चित्र में एक पुलिस अधिकारी और एक बड़ा सा नो बेल का बोर्ड बना है। नो बेल यानी जमानत नहीं। धारा बताती है कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानती होंगे। ट्रिक है 32 में सख्ती, संज्ञेय और गैर जमानती। अगर एक भावी पुलिस अधिकारी के नजरिए से सोचें तो इन दो शब्दों का जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा मतलब होता है। वो क्या? संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस के पास यह अधिकार है कि वो बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट के सीधे मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि ऐसे मामलों में परिस्थितियां तेजी से बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल। अगर वारंट का इंतजार करना पड़े तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये प्रावधान पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की शक्ति देता है। और गैर जमानती होने का क्या मतलब है? क्या उसे कभी बेल नहीं मिलेगी? नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि व्यक्ति को कभी जमानत नहीं मिलेगी। इसका अर्थ बस ये है कि जमानत पाना अब आरोपी का अधिकार नहीं रह गया है। अच्छा, तो ये पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगी? हाँ, पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करेगा। ये दोनों प्रावधान पुलिस को एक मजबूत स्थिति में लाते हैं। पुलिस और अधिकारियों की शक्तियों की बात सुनकर एक विचार मन में आता है। क्या ये सारे कड़े नियम सिर्फ आम जनता और आरोपियों के लिए ही है, या जिन अधिकारियों पर इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी है
उनके लिए भी कुछ है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और ये हमें अगली कुछ महत्वपूर्ण धाराओं 30, 33, 34 और 37 की ओर ले जाता है। धारा 30 सबसे पहले अधिकारियों का दर्जा तय करती है। इसमें पुलिस और अधिकारियों के डूडल बने हैं और ये बताती है कि संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता लोक सेवक माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट। और किसी को कानूनी रूप से लोक सेवक का दर्जा देना बहुत मायने रखता है। क्यों? आईपीसी के अंतर्गत लोक सेवकों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करते समय एक विशेष कानूनी संरक्षण मिलता है ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी तो जुड़ती होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी सार्वजनिक जवाबदेही। क्योंकि अगर वही लोक सेवक अपना काम ठीक से न करे तो फिर धारा 33 मौजूद है, अधिकारी की सजा। चित्र में जेल की सलाखें और पैसे बने। नियम क्या कहता है? बिना वैध कारण के अपनी ड्यूटी न करने पर अधिकारी को भी 1 वर्ष की कैद या 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ट्रिक है 33 में अफसर की सजा। कमाल है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कानून ने धारा 31 और धारा 33 का एक कॉम्बो पैक बना दिया है। आरोपी नियम तोड़ेगा तो उसे भी 1 साल और 20,000 की सजा, और अफसर काम नहीं करेगा तो उसे भी वही सजा। ये कानून की निष्पक्षता का बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये स्पष्ट करता है कि कानून की नजर में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। हाँ, सिर्फ वर्दी पहनने से जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। बिल्कुल। अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं और लापरवाही बरतते हैं तो कानून आपके साथ भी उतनी ही सख्ती से निपटेगा। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। अगर अधिकारियों को इस तरह से सजा का डर रहेगा तो क्या कोई उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा नहीं सकता? यहीं पर धारा 34 ढाल बनकर सामने आती है जो राज्य की अनुमति की बात करती है। इसके विजुअल में सत्यमेव जयते का प्रतीक और एक जज बना है। ये धारा कहती कि किसी भी अधिकारी पर केस चलाने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। और ट्रिक है 34 में राज्य की रजा। हाँ, ये एक बहुत ही आवश्यक फिल्टर मैकेनिज्म है। जरा सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति अधिकारी पर सीधे मुकदमा करने लगे तो पूरा प्रशासन तो ठप पड़ जाएगा। अधिकारी तो बस अदालतों में चक्कर ही काटते रह जाएंगे। एग्जैक्टली। धारा 34 झूठे मुकदमों से बचाने का काम करती है। पहले राज्य सरकार जांच करेगी, आरोप सही मिले तभी केस चलेगा। और इस पूरी व्यवस्था को बांधने का काम करती है धारा 37, जो केंद्र की शक्ति को दर्शाती है। चित्र में संसद भवन और एक रूल बुक बनी है। इस अधिनियम को लेकर नए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। हाँ, और जो भी नियम बनेंगे उन्हें 30 दिन के लिए संसद के समक्ष रखना होगा। इसकी ट्रिक है 37 में केंद्र का नियम। अगर इस पूरे ढांचे को एक साथ रखकर देखा जाए तो ये चेक और बैलेंस का एक बहुत ही उत्कृष्ट रूप है। वो कैसे? देखिए, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार यानी संसद के पास, लागू करने की शक्ति अधिकारियों को दी गई धारा 30, काम करने के लिए मजबूर करने के लिए सजा धारा 33 और झूठे केस से बचाने के लिए राज्य की अनुमति धारा 34। एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, जहां हर धारा एक दूसरे को संतुलित कर रही है। ये पूरा विश्लेषण सच में ये साबित करता है कि स्टडी टेक की इन स्लाइड्स ने कितने जटिल कानूनी विषयों को कितनी सरलता से समझा दिया है। बिल्कुल। ये डूडल्स, ये ट्रिक्स, 19 में निवास, 20 में नोट, 22 में चोट का हर्जाना या 31 में सजा, ये सब सिर्फ रटने के तरीके नहीं है। ये एक पूरे कानूनी दर्शन को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सही कहा। और इन सब पर चर्चा करने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। कैसा सवाल? आज हमने देखा कि कागज पर कानून कितना मजबूत है, जवाबदेही तय है, अपील के लिए 30 दिन की सख्त समय सीमा है, सजा भी है। हाँ, सब कुछ एकदम सेट लगता है। लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा कागज के नियमों जैसी नहीं होती। जब हम अदालतों में लाखों मामलों और थानों में पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हैं तो क्या ये 30 दिन की सख्त डेडलाइन हमेशा व्यवहारिक हो पाती है? ये तो बहुत बड़ा गैप है। कागजी कानून की आदर्श दुनिया और जमीनी वास्तविकता के बीच एक गहरी खाई है, और जो भी लोग भविष्य में सब इंस्पेक्टर बनके इस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन्हें इस खाई को पाटने के तरीकों पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह सचमुच एक ऐसा पहलू है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। एक बेहतरीन अधिकारी वही होता है जो सिर्फ किताबों को याद न करे बल्कि उन्हें हकीकत में लागू करने की चुनौतियों को भी समझें। बिल्कुल सही बात है। तो इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।
उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी जुझारू उम्मीदवारों को उनके इस सफर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ट्रिक्स और ये ज्ञान उनके बहुत काम आने वाला है। बस अध्ययन जारी रहना चाहिए और वो वर्दी वाला जो जुनून है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। एकदम सही। ज्ञान और विश्लेषण के एक नए सफर के साथ फिर मुलाकात होगी।